जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐतिहासिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत, तो ऐतिहासिक स्रोत को मुख्यतः तीन भाग में बांटा गया है: पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री का वर्णन और साहित्यिक स्रोत। इन तीन चीज़ों से ही हमें जो है वो इतिहास का अच्छे से पता चलता है। तो यही को हम बारी बारी से देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत, जिसको लिटरेरी हम लोग लिटरेरी सोर्सेस बोलते हैं। विदेशी यात्रियों का वर्णन, जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उन्होंने जो भी बताया है उनसे भी बहुत सारा इतिहास का जानकारी मिलता है। जो भी फॉरेन ट्रेवलर्स आए, हैंसांग आए, अब्दुल रज़ाक हुए और भी बहुत सारे विदेशी यात्री आए भारत में। फिर लास्ट है साहित्यिक स्रोत, तीसरा। तो इसमें जो है साहित्यिक स्रोत धार्मिक ग्रंथ, गैर धार्मिक ग्रंथ, जो ब्राह्मण ग्रंथ ये सब हुए, रामायण महाभारत, ये सब के बारे में हम इसमें जो है वो पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं कि ये क्या था। तो इसे भी पुरातात्विक स्रोत को भी दो भाग में बांटा गया है। पहला सिक्का और दूसरा अभिलेख। पहला सिक्का है और दूसरा अभिलेख। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिक्का के बारे में। सिक्का क्या है पुरातात्विक स्रोत में? पहला सिक्का, कॉइन्स। तो चलिए इसे देखते हैं, इसके मुख्य बिंदुओं को। तो फर्स्ट पॉइंट है मिट्टी का टेराकोटा सिक्का। सिक्का का हम इतिहास यहाँ पे जानेंगे कि सिक्का जो है वो माने किस काल में आया और किसके द्वारा जो है वो किस प्रकार का सिक्का जो है वो आया, इसे हम जानेंगे सिक्के के इतिहास में। फर्स्ट है कि मिट्टी का टेराकोटा सिक्का। तो ये आया सिंधु सभ्यता में। जो हमने जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता को कंप्लीट किया है। तो यही जो है मिट्टी का टेराकोटा सिक्का जो है वो सिंधु सभ्यता में आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्का में कि पहली बार सोने का सिक्का। तो ये हिंद यूनानी के द्वारा जो है वो चलाया गया, पहली बार सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन्स। नेक्स्ट अब पॉइंट आता है, नेक्स्ट अब अगला है शुद्ध सोने का सिक्का। तो शुद्ध सोने का सिक्का आया कुषाण के समय में। कुषाण, जो भी विदेशी आक्रमण हुए थे, इंडो ग्रीक, सेथियन, पल्लव और कुषाण थे, चार। तो कुषाण के द्वारा शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया। हम लोग कुषाण ये सब के बारे में आगे जो है वो पढ़ेंगे इतिहास में। बस यहाँ हमें सिक्का का इतिहास जानना है कि सिक्का जो है वो कब और कैसे आया। अगला है नेक्स्ट सर्वाधिक सोने का सिक्का। तो ये आया गुप्त काल में। जो गुप्ता डायनेस्टी था उस समय जो है वो सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया गया। और जबकि हम बात करें अशुद्ध सोने के सिक्के की, तो अशुद्ध सोने के सिक्का भी जो है वो गुप्त काल में ही आया। जैसे हम मान लें कि अगर हम बहुत सारा अगर भुजिया बनाते हैं तो जो है वो जो है उसमें से कुछ जो है वो उतना जो है अच्छा नहीं मतलब जो है वो नहीं बन पाएगा, कुछ ना कुछ उसमें अशुद्धि जो है वो आ जाएगा। तो इसीलिए जो है सर्वाधिक सोने का सिक्का जब आया तो उसमें कुछ अशुद्ध निकल गया। तो अशुद्ध भी निकला गुप्त काल में ही। अब आगे नेक्स्ट है चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का, तो चांदी का सिक्का ये चला गुप्त काल में ही, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जिसे विक्रम आदित्य की उपाधि मिला था। तो उन्हीं के टाइम जो है ये, उसी के टाइम में चांदी का सिक्का चलाया गया। नेक्स्ट अब है राजा रानी का सिक्का। राजा रानी प्रकार का सिक्का था जिसमें राजा रानी के चित्र ये सब अंकित किए हुए थे, उसमें बनाए हुए थे। तो ये जो आया ये भी गुप्त काल में ही, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही ये चलाया गया, राजा रानी का सिक्का। अब नेक्स्ट अब है वीणा तथा सैनिक वेशभूषा। वीणा और सैनिक वेशभूषा में, वीणा मैंने बजाता हुआ कोई था, और सैनिक वेशभूषा में जैसे अभी लोग पुलिस ये सब जो लोग रहते हैं, पुलिस फोर्स ये सब, तो उसी तरह का सिक्का में भी जो है वो चित्र ये सब पाया गया है। तो ये जो है ये मिला है वीणा तथा सैनिक वेशभूषा का सिक्का जो ये चलाया गया, ये गुप्त काल में ही, समुद्रगुप्त के समय में, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इसी के समय में वीणा और सैनिक वेशभूषा प्रकार का सिक्का जो है ये चलाया गया। अगला अब है मयूर शैली का सिक्का, जिसमें मोर का जो है वो चित्र बना हुआ था, उसी को कहा गया है यहाँ पर मयूर शैली का सिक्का। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित भी रहा इतिहास में। जो है अगर बात करें तो हम ये जो चला ये भी गुप्त काल में ही, समुद्रगुप्त के समय ही इसे चलाया गया। डबल कोमा का मतलब सेम है, ऊपर नीचे जो ऊपर है वही नीचे का भी है। गुप्त काल समुद्रगुप्त के समय में ही।
मयूर शैली का सिक्का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट व्यू से भी। अब आगे बढ़ते हैं। पंचमार्क या आहत सिक्का। पंचमार्क का मतलब होता है कि 5 धातुओं से मिलकर बना हुआ सिक्का। तो पंचमार्क या आहत सिक्का जिसे कहते हैं, ये जो है ये चला मौर्य काल में, मौर्य डायनेस्टी के समय में ये जो है सिक्का चला। अकबर आपका ये अशोक ये सब के समय में, सॉरी अशोक जो है अशोक के समय में आपका चला पंचमार्क या आहत सिक्का। अब नेक्स्ट आगे है सीसा का सिक्का। सीसा का भी सिक्का जो है वो बना हुआ चला। ये चला सातवाहन के समय में। सातवाहन ये भी एक वंश ही है, सातवाहन वंश, इसे भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसी के समय में सीसा का सिक्का चला। स से सिक्का, स से सीसा और स से सातवाहन, काफ़ी ईजी है याद रखना, सीसा का सिक्का। नेक्स्ट अब है चमड़ा का सिक्का। चमड़ा का भी सिक्का चलाया गया। चमड़ा जो लेदर होता है तो उसका भी जो है वो सिक्का बनाया गया पहले इतिहास के टाइम में। तो सीसा का सिक्का चला ये मौर्य काल में शिहाबुद्दीन एक मछुआरा था, उसी ने जो है वो सीसा का सिक्का चलाया मौर्य काल में, मौर्य डायनेस्टी के समय में। नेक्स्ट अब है सोने का असरफी। सोने का असरफी बोला जाता था। असरफिया आपने सुना होगा अली बाबा 40 चोरी सब में, असरफी सब जो है वो उसमें दिखाया गया है। तो यही असरफी जो है, असरफी सिक्का ही एक प्रकार का सिक्का ही है असरफी। तो सोने का असरफी जो है चलाया गया सूरवंश में शेरशाह सूरी के द्वारा, जिन्होंने जीटी रोड का भी जो है निर्माण करवाया था अपने समय में। तो उन्हीं के द्वारा सूरवंश में जो है वो सोने का सिक्का चलाया गया। और लास्ट है सिक्का में चांदी का रुपया या दाम। चांदी का रुपया या दाम, तो ये चलाया गया सूरवंश में शेरशाह सूरी के द्वारा है। चांदी का रुपया मैंने सिल्वर कॉइन और दाम, मैंने वहाँ पे सिक्का को दाम भी कहा जाता था, दाम भी कहा गया। तो ये दाम चला, ये सूरवंश के समय में चला शेरशाह सूरी के द्वारा। यही था सिक्का का इतिहास। अब है दूसरा अभिलेख, जिसे इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस। चलिए इसे भी जानते हैं क्या होता है अभिलेख। तो किसी भी चीज़ पर खोद करके लिखना, कोई भी वस्तु है उस पर जब हम खुदाई करके लिखते हैं तो उसी को कहा जाता है अभिलेख या इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन। जिसके जनक जो है वो जनक कहे जाते हैं डेरियस। पूरे अगर हम विश्व की बात करें तो जनक है डेरियस अभिलेख के। और अगर भारत में हम बात करें जनक की तो वो है अशोक। भारत में है अभिलेख के जनक अशोक, और जबकि हम ऐसे देखें तो वो है डेरियस। अब आगे बात आती है कि अभिलेख को जो है वो 4 भाग में बांटा गया है। अभिलेख का भी विभाजन है। तो पहला जिसमें आता है शिलालेख, मतलब पत्थर पर जो है वो खोद करके लिखाई जो है वो लिखना शिलालेख कहलाता है। आगे है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख मतलब किसी भी पिलर या सब पर जो है वो पिलर पर जो है जब खोद करके लिखाई किया जाता है उसी को स्तंभ लेख कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आयरन पिलर दिल्ली का। और शिलालेख में आपका आ जाएगा शेरशाह सूरी टॉम्ब। आप सासाराम में अगर जाएंगे रोहतास बिहार में तो वहाँ आपको जो है ये मिल जाएगा शिलालेख। और आगे है भित्ति लेख। भित्ति लेख तो मतलब दीवार पर जब खोद करके लिखाई किया जाता है तो उसी को भित्ति लेख कहा जाता है। और लास्ट अभिलेख में है गुफा लेख। तो गुफा में जब जो है वो लिखाई हो जाता है, जो लिखा जाता है खुदाई करके, तो उसे ही गुफा लेख कहा जाता है। यही सारे 4 जो है वो अभिलेख के प्रकार हैं। भित्ति लेख में आपका एग्जाम्पल जो है ये बहुत सारे पहले के, आप दक्षिण भारत में अगर चल जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे भित्ति लेख के आपको। और गुफा लेख में हो जाएगा बाग की गुफा, जो MP का है बाग की गुफा, वो जो है गुफा लेख का ही एग्जाम्पल है। अब है दूसरा स्रोत जो है, पहला स्रोत बस यही पुरातात्विक स्रोत हो गया। अब आते हैं दूसरा स्रोत जो है वो विदेशी यात्रियों का विवरण या वर्णन, विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो इसे चलिए देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है विदेशी यात्रियों का वर्णन में, पहला है मेगास्थनीज की रचना इंडिका से मौर्य काल की प्रशासनिक जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज जो है ये व्यक्ति थे, विदेशी ही थे, तो इन्हीं से जो है वो इंडिका इनकी पुस्तक का नाम है, जिससे मौर्य काल की जानकारी मिलता है। अब अगला विदेशी यात्री में है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता की रचना रेहला है। तो रेहला से इब्न बतूता की रचना, रेहला से बगल में कोष्ट में रचना लिखा हुआ है कि इनका जो है वो कौन सा पुस्तक जो है वो रचना मतलब किया गया। तो रेहला से दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती है। आगे हम लोग दिल्ली सल्तनत भी देखेंगे मध्यकालीन भारत में, मेडिवल हिस्ट्री में।
अगला तीसरा है अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक ये भी फॉरेन ट्रेवलर ही थे। तो अब्दुल रज़ाक की रचना मतलाए साहिन। मतलाए साहिन, अब्दुल रज़ाक की रचना मतलाए साहिन से विजयनगर की जानकारी मिलती है। विजयनगर एम्पायर पढ़ा होगा आपने, यहाँ के फेमस जो राजा थे कृष्णदेवराय, तो यही है विजयनगर साम्राज्य। तो इसी की जानकारी मिलती है। और लास्ट है अज्ञात व्यक्ति की रचना। अज्ञात व्यक्ति की रचना, इतिहास में एक अज्ञात व्यक्ति है, इनकी भी रचना है जो अभी तक नाम पता नहीं चला है रिसर्च करने के बाद भी। तो इनकी रचना है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इनकी रचना है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इससे जो है वो प्राचीन काल की जानकारी मिलती है। तो यही था आपका विदेशी यात्रियों का विवरण पूरा ऐतिहासिक स्रोत में। आपके लिए क्वेश्चन है, बताएंगे कि स्टडी अबाउट क्वाइन और स्टडी अबाउट इंस्क्रिप्शन क्या कहलाता है। इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मतलब जो है वो अभिलेख का अध्ययन और सिक्कों का अध्ययन वो क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम अब आगे इसके ऐतिहासिक स्रोत के जो लास्ट पार्ट है साहित्यिक स्रोत, उसको हम जानेंगे। और आपको इसी तरह से वीडियो अब इसमें कंटिन्यू मिलेगा हिस्ट्री के क्लास में। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।